नमस्कार दोस्तों, आज हम संविधान का अगला लेक्चर लेकर आए हैं। जैसे कि अभी तक हमने संविधान अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन में राष्ट्रपति का विधिवत अध्ययन कर लिया है, उसी के आगे आज हम उपराष्ट्रपति के बारे में अध्ययनेंगे। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बाद यानी देश के दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमने जैसे राष्ट्रपति के बारे में एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश किया था, उसी हिसाब से उपराष्ट्रपति के भी कुछ एक शॉर्ट ट्रिक है, उसी हिसाब से चलेंगे। उपराष्ट्रपति इस समय हमारे वेंकैया नायडू जी हैं और ट्रिक है उसरा निका चुस। ठीक है, अब देखिए 62 तक तो हम पढ़ चुके थे, अब 62 के आगे हम पढ़ लेंगे। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69। क्लियर? 62 तक हमने पढ़ लिया था। 62 के आगे से जहाँ तक आपकी ट्रिक पहुँचे वहाँ तक हम लिख लेंगे। तो उस उपराष्ट्रपति अर्थात अनुच्छेद 63 में आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है। उपराष्ट्रपति जी का पद के बारे में बताया गया। उपराष्ट्रपति अर्थात वाइस प्रेसिडेंट। उपराष्ट्रपति का पद यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। ठीक, उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया। लिख दूँ इसी के आगे, यूएसए अर्थात अमेरिका से लिया गया है। राष्ट्रपति का पद हमारा ब्रिटेन से लिया गया था, लेकिन वहीं पर उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से लिया गया है। दूसरी चीज अगला है आर्टिकल 64। आर्टिकल 64 सा में है आपका सभापति, जिसको बोलते हैं चेयरमैन। क्लियर? चेयरमैन। अब यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारे उपराष्ट्रपति जी हैं उनको किस पद की सैलरी अर्थात वेतन दिया जाता है। उपराष्ट्रपति पद का उनको वेतन दिया जाता है कि सभापति पद का वेतन दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्हें सभापति के पद का वेतन दिया जाता है। अर्थात इनको जो सैलरी मिलती है उपराष्ट्रपति जी को, वो जो राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं उसकी सैलरी इन्हें मिलती है। ठीक है, सभापति बोलते हैं। ठीक, अध्यक्ष या सभापति। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि उपराष्ट्रपति जी अर्थात वेंकैया नायडू जी जो भी हैं, वर्तमान हमारे वेंकैया नायडू जी साहब हैं, इसके बाद इनके आगे जो भी होंगे वो। ठीक, तो हुआ ये कि उपराष्ट्रपति का कोई काम ही नहीं था। देखा गया भाई सारा काम मंत्रिमंडल करता है, मंत्रिमंडल के थ्रू प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास कम से कम थोड़ा काम है, साइन वाइन कर लें। इनके पास कोई काम नहीं था, तो कहा गया अच्छा काम नहीं तो कुछ ना कुछ तो सौंपा जाए, क्या ये हराम का खाएंगे। तब इन्हें राज्यसभा का सभापति बना दिया गया। ठीक, कि आप राज्यसभा को संभालिए महोदय। कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि लोकसभा में किस कलर की कालीन होती है और राज्यसभा में, तो रेड कारपेट लोकसभा में होती है, लोकसभा में रेड कारपेट होती है। राज्यसभा यानी रेड, राज्यसभा में रेड कारपेट होती है। राज्यसभा आर फॉर राज्यसभा, आर फॉर रेड, तो मिस्टेक हो गया था। तो जो रेड कारपेट होती है वो राज्यसभा में होती है और ग्रीन कारपेट जो होती है वो हमारे लोकसभा में होती है। तो कई बार ऐसे भी करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन को ट्रेंड क्या चीज़ें वही हैं सारी, सिर्फ पूछने का ट्रेंड हमारा जो आयोग है, जो उसके टीम है, वो चेंज कर देते हैं केवल बस, और कोई कुछ नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रेड कारपेट की बात की जाएगी तो राज्यसभा हो जाएगी, आर फॉर राज्यसभा, आर फॉर रेड, और ग्रीन कारपेट की बात की जाएगी तो आपका लोकसभा हो जाएगा। क्लियर? कभी देखिएगा टीवी में, न्यूज में राज्यसभा चैनल, लोकसभा चैनल आते हैं तो नीचे देखिएगा ग्रीन और रेड कारपेट ही रहती है। राज्यसभा वाले में रेड होगी और लोकसभा वाले में आपका ग्रीन होगा। ठीक, तो राज्यसभापति को जो भी उपराष्ट्रपति जी को सैलरी फैसिलिटी सारी मिलती हो, सभापति पद की मिलती है। अगला है आर्टिकल 65। रा यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बना दिया जाता है। अनुच्छेद 65 के तहत
जो क्या बोलते हैं इनको, जब राष्ट्रपति का पद खाली होगा तो उस समय ये कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्लियर? कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 65 के तहत। क्यों? मैंने आपको बताया था 5 प्रकार से वो पद हैं, 4 प्रकार से। 5वें में तो खुद ही जब तक बने रहेंगे तब तक इलेक्शन नहीं हो जाएगा, जब उनका उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा। लेकिन अगर वो त्याग पत्र दे रहे हैं तब भी राष्ट्रपति आएंगे, उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो जाती है तब भी उनका पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर महाभियोग के थ्रू उन्हें हटा दिया जाता है तब भी उनका पद उपराष्ट्रपति संभालेंगे। अगर अवैध निर्वाचन हो रहा है उसके तहत, अवैध निर्वाचन के तहत उनको क्या किया दिया जाएगा, तब भी उपराष्ट्रपति ही पद संभालेंगे राष्ट्रपति का। तो लेकिन उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे। उपराष्ट्रपति, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करने लगे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति बोलेंगे, ना कि राष्ट्रपति। हाँ, जब वो राष्ट्रपति का पद संभालेंगे उपराष्ट्रपति महोदय, तो उस समय जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं उनको सैलरी, सारी फैसिलिटी राष्ट्रपति वाली मिलेंगी। ठीक, सैलरी फैसिलिटी सारी राष्ट्रपति की मिलेंगे, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं कहलाएंगे, कार्यवाहक यानी एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कहलाएंगे। एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कहलाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। क्लियर? आगे दूसरा, उपराष्ट्रपति का पद 7 से सभापति 64-65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे। क्लिक, यानी एग्जीक्यूटिव राष्ट्रपति। अगला निर्वाचन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है निर्वाचन। 66 निर्वाचन, यानी गलत हो रहा था, निर्वाचन। क्लियर? देखिए, अब बात यह है कि निर्वाचन कैसा, जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है वैसे उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है। बशर्ते कुछ चीज़ें हैं जो समझ लेना बहुत ज़रूरी है। ये हमारी संसद है, संसद में 2 कमरे हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा। क्लियर? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन, क्लियर, 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर दिए जाते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक, यहाँ पर 12 ये भी राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। यहाँ एंग्लो इंडियन को, और यहाँ पर 12 कैंडिडेट राज्यसभा में मनोनीत करते। कौन? राष्ट्रपति। तो राज्यसभा में मनोनीत। ठीक, तो आप देखिए कि लोकसभा में जब राष्ट्रपति के इलेक्शन मैंने कराया था तो वहाँ पर हमने आपको बताया था कि वहाँ पर विधानमंडल जो होते हैं, विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद 2 चैम्बर वहाँ है, तो वहाँ पर विधानसभा, राज्य की विधानसभा पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन यहाँ पर विधानसभा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे राष्ट्रपति जी उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में क्यों नहीं करेंगे? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में विधानमंडल क्यों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो आपका जवाब ये होना चाहिए क्योंकि जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का पद होता है, इनका जो निर्वाचन होता है, इनका राज्य से किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं होता है। रीजन, क्योंकि जो राज्य विधानसभा जब पार्टिसिपेट करती हैं, जब इनको वोट देती हैं, तो ये कहा जाता है भाई अपना जो कैंडिडेट आप चुन रहे हैं, जो राष्ट्रपति के पद के लिए जिस दावेदार कैंडिडेट को आप दावेदारी सौंप रहे हैं, जिस कैंडिडेट को, जो जिम्मेदारियों को निर्वहन करने के लिए जिस व्यक्ति को आप चुन रहे हैं, वो ऐसा व्यक्ति चुने जो कि अगर आप में कि राज्यों में इमरजेंसी के दौरान 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, इमरजेंसी, ठीक, प्रेसिडेंट इमरजेंसी, राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल, तो उसके तहत वो आप ऐसा कैंडिडेट चुनो कि जो सद्बुद्धि से काम ले। ऐसा नहीं कि आपने चुन लिया, जैसे रामनाथ कोविंद जी को चुन लिया, अब रामनाथ कोविंद जी आए दिन कहा राज्य पे इमरजेंसी लगाए रहे, राष्ट्रपति शासन ही थोपते रहे। इस प्रकार से जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो राज्य पे सारा कंट्रोल केंद्र का हो जाता है, ठीक, राष्ट्रपति का हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पर और उपराष्ट्रपति जी का
कोई भी ताल्लुकात होता ही नहीं राज्यों से, उन्हें राज्यसभा को सिर्फ संभालना होता है सर, इसलिए विधानमंडल से कोई ताल्लुकात इनके इलेक्शन में नहीं होता है। आगे हाँ, लेकिन मैंने एक चीज़ आप देखिए कि राष्ट्रपति का कौन सी वो प्रक्रिया थी जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि राष्ट्रपति की उस प्रक्रिया में 2 एंग्लो इंडियन और 12 लोकसभा के सदस्य प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, साथ ही 2 एंग्लो इंडियन इधर लोकसभा के और मनोनीत 12 सदस्य, ये सभी लोग मिलकर राष्ट्रपति की उस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते, सहभागिता निभाते थे, साझेदारी निभाते थे, वहाँ पर वोट करते थे। दिमाग लगाइए, नहीं मालूम, ऐसे पढ़ाई नहीं होगी, ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता था तो राष्ट्रपति के महाभियोग के दौरान विधानमंडल से कोई ताल्लुकात नहीं था। वोट तो विधानसभा के लोगों ने दिया था जो मनोनीत सदस्य थे, लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया थी तब वहाँ विधानमंडल से कोई ताल्लुकात नहीं था। ठीक, वहाँ से विधान परिषद ऐसे भी नहीं पार्टिसिपेट करती थी, भाग लेती थी, और ना ही विधानसभा लेगी, ठीक है। लेकिन विधानसभा इलेक्शन के दौरान लेती थी, लेकिन महाभियोग के दौरान नहीं। लेकिन जब महाभियोग प्रक्रिया थी तो महाभियोग की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदन, लोकसभा राज्यसभा के मनोनीत निर्वाचित और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा के और 12 मनोनीत राज्यसभा के निर्वाचित 12 सदस्य, मनोनीत 12 सदस्य पार्टिसिपेट करते थे। तो एक चीज़ जान लो, इनका निर्वाचन और उनका महाभियोग बराबर होता है। ठीक, जितने लोग इनके निर्वाचन में भाग लेंगे उतने लोग उनके महाभियोग में भाग लेते हैं। सिंपल सी चीज़ याद करने का तरीका यह है। अर्थात कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि उपराष्ट्रपति को बुलाना बराबर राष्ट्रपति को बेइज्जत करके निकालना ठीक बराबर होता है, क्योंकि यही इतने ही लोग उनके महाभियोग में पार्टिसिपेट किए थे, महाभियोग जब आया था, और उतने ही सदस्य इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे समझ में आगे। तो उपराष्ट्रपति को बुलाना यानी इनका निर्वाचन इक्वल टू उनका महाभियोग। आगे समझ में, क्लियर। अब इनकी योग्यताएं यहीं पर समझा देता हूँ। योग्यताओं की अगर बात की जाए तो इनकी जो योग्यताएं हैं, योग्यताओं में 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, एज, ठीक। साथ ही भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत के क्या होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए। साथ ही और क्या होना चाहिए, जमानत राशि 15,000, जमानत राशि 15,000 रुपया, अगर न दिया है तो न लड़ पाई हैं। और एक चीज़, राष्ट्रपति के इलेक्शन में क्या था, राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रस्तावक और अनुमोदक, ठीक, अनुमोदक थे कितने वहाँ 50 प्रस्तावक आएंगे, 50 अनुमोदक आएंगे, उसके बाद तब फिर वो कैंडिडेट राष्ट्रपति के इलेक्शन लड़ते। यहाँ पर कितने प्रस्तावक, कितने प्रस्तावक और अनुमोदक कितने होंगे भैया, वहाँ 50 थे, यहाँ 20 हो जाएंगे। यहाँ 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होंगे। क्लियर, इतना समझ में आया। आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति का पद है जो कि कहाँ से लिया गया, अमेरिका से लिया गया है। आर्टिकल 64 में यानी 64 में सभापति यानी उपराष्ट्रपति जब सभापति का पद का निर्वहन करते हैं तो किस अनुच्छेद के तहत, 64 के तहत। बहुत पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। पता क्या, आपको सामने ट्रिक है तो आसानी है, बहुत आसान है चीज़ों को याद करना। सभापति यानी चेयरमैन, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को जो सैलरी जो फैसिलिटी मिलती है किसकी मिलती है, सभापति पद की मिलती है, ना कि उपराष्ट्रपति पद की। क्लियर। आर्टिकल 64 में क्या है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति कहलाएंगे, अर्थात एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कहलाएंगे, नॉट प्रेसिडेंट। क्लियर। आर्टिकल 66 में निर्वाचन, इलेक्शन, इनका इलेक्शन कैसे होगा, कौन करेगा। क्लियर। अब आगे 67, तो मैं इसको रफ करता हूँ। हाँ, निर्वाचन में लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस लोकसभा के 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य जो कि साहित्य, खेल, विज्ञान, ऐसे 4-5 क्षेत्रों से आते वो लोग, ठीक। तो ये सभी लोग
पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर। इनका निर्वाचन इजिकल टू राष्ट्रपति का महाभियोग। कितने 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए, जमानत राशि होनी चाहिए, कितनी 15,000 रुपये, 15,000 है, प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20, प्लस राज्यसभा के सदस्य होने की इन पे क्या होनी चाहिए, योग्यता। इनको हाँ, उनको लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए थी, इनको राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। क्लियर। अगला 67 देखते हैं, पहले रफ कर लेते हैं। 66 तक हो चुका, देख लीजिए। आप लोग स्क्रीनशॉट और लिया करो भाई, हम भूल जाते हैं बताना, तो आपको जैसे मौका मिला करे ले लिया करो, ठीक है। आगे चलते हैं। आर्टिकल 67, आर्टिकल 67 में क्या है, का यानी कि क्या होता है, कार्यकाल, टेन्योर कितना होता है, तो भैया वही 5 ईयर, ठीक, 5 वर्ष, 5 वर्ष का इनका टेन्योर होता है। जैसे राष्ट्रपति का टेन्योर 5 वर्ष, ऐसे इनका उपराष्ट्रपति का पद का भी 5 वर्ष का ही कार्यकाल होता है। अब यहाँ यहीं पर इनके कार्यकाल हो गए, यहीं पर ये भी समझा देते आता है कि इनके खिलाफ जब सदन की कार्यवाही होगी, अर्थात हम शब्द महाभियोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया था महाभियोग शब्द केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए इस्तेमाल होता है, बाकी लोगों पर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है। क्या, महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाती है, ठीक, और उसको क्या बोलते हैं, सदन की कार्यवाही, ठीक। तो यहाँ पर सदन की कार्यवाही देख लेते हैं, इसी में है, 67 में बताया गया, 5 साल के कार्यकाल है। अब देखो, ये है आपका सदन, सदन, संसद बोल लो, संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा। जब मैंने आपको राष्ट्रपति का महाभियोग पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि उनके महाभियोग की शुरुआत चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, दोनों सदन में से किसी भी सदन से की जा सकती है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, कंडीशन यानी शर्त यह है कि उपराष्ट्रपति पद के सदन की कार्यवाही जो भी होगी, अर्थात उपराष्ट्रपति पद पर जो महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी, महाभियोग जैसी जो प्रक्रिया चलाई जाएगी, उसकी शुरुआत जो होगी, अर्थात प्रारंभ यानी शुरुआत जो होगी, वो केवल और केवल राज्यसभा से होगी। कहाँ से होगी, वहाँ पर चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, तो लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए जब महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई जाएगी, वो केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरुआत होगी। कहाँ से, केवल और केवल राज्यसभा से ही शुरुआत होगी, ठीक। तो प्रारंभ में कितने, वही 1/4 या 25%। आपको एग्जाम में 25% नहीं मिलेगा, 1/4 मिलेगा, ठीक है। 25% का मतलब यह है कि हर बच्चे 1/4 समझता नहीं है, क्योंकि हर बच्चे की मैथ अच्छी नहीं है, जैसे मेरी, वैसे हर बच्चे की। तो मैं अपने हिसाब से लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो 1/4 सदस्य क्या होने चाहिए, प्रस्तावक होने चाहिए। क्या होने चाहिए, प्रारंभ में अगर महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलानी तो राज्यसभा से 1/4 यानी 25% लोग होने चाहिए इनके खिलाफ। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए, पारित कितने होने चाहिए, प्रारंभ में 1/4, पारित कितने कर सकते हैं, 2/3, 2/3 या 66% लोग से जब यहाँ से पारित हो जाएगा, तब यहाँ पर आएगा और इनको 14 दिन का समय दिया जाएगा। किसको, 14 दिन का मतलब समझते हैं, जब 14 दिन यहाँ से यहाँ पारित हो गया, सपोज दैट यहाँ पर 1 मई को पारित हो गया, तो यहाँ पर 14 1 15, अर्थात 15 दिन यानी 15 तारीख पर यहाँ पर कार्यवाही की जाएगी, क्योंकि यहाँ 14 दिन इनको दिए गए हैं। क्लियर। यही कहा जाता है कि 14 दिन पहले इनको बता दिया जाता है। तो इन 14 दिन के अंदर इन्हें लोकसभा में, राज्यसभा से पारित हो चुका है, शुरुआत ही यहीं से होनी है, यहाँ से अगर पारित नहीं होगा तो यहाँ जाएगा ही नहीं, तो इनको सफाई देने की जरूरत नहीं। तो जब यहाँ से पारित होकर यहाँ आ जाएगा, तो ये जो 14 दिन इनको दिए गए हैं, किसको, उपराष्ट्रपति, इन 14 दिन के अंदर चाहे तो खुद या अपना मनपसंद लॉयर के थ्रू अपनी सफाई पेश कर सकते हैं कि भैया हम जो कुछ कीना है वह हर एक चीज़ देश के हित के लिए, देश के विकास के लिए, देश के उज्जवल भविष्य का ध्यान में रख कर कीना है। तो ये लिए हमने जो भी कुछ किया सब कुछ सही किया।
अगर ये चीज़ वो सिद्ध कर ले जाते हैं, अपनी सफाई पेश कर ले जाते हैं अच्छे तरीके से, तो फिर लोकसभा के सदस्यों को लगेगा नहीं भाई उपराष्ट्रपति साहब सही कह रहे हैं, गलत वलत नहीं ना भाई, इनके बात मानो। तो अगर यहाँ पर सफाई पेश कर ले गए 15 मई को, तो फिर क्या हो जाएगा, सॉरी 15 मई पहले तो फिर यहाँ पर कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर ये पेश नहीं किए, अपनी सफाई नहीं दे पाए ठीक ठाक, तो 15वें दिन यहाँ पर भी जो प्रस्ताव आया था वो पारित हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वही 2/3 अर्थात 66% लोगों के सहमति से, और फिर महाभियोग जैसी प्रक्रिया के तहत बाहर कर दिए जाएंगे, अर्थात बेइज्जती करके निकाल दिए जाएंगे। इसके बाद फिर से क्या हो जाता है, इलेक्शन हो जाता है। क्या कराया जाएगा, इलेक्शन। ठीक, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं आया बताओ पहले फटाफट। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं, इसको मैं रफ कर दूं पहले थोड़ा सा, जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट हैं, कौन, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये दोनों लोग की प्रक्रिया क्या है, या तो त्याग पत्र दे दें अर्थात पद छोड़ने का, या मृत्यु के बाद छोड़ दिए, या अवैध निर्वाचन हो जाए, या महाभियोग लग जाए। इनके तहत अगर पद खाली होता है, ठीक, तो आपको एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर एक चीज़ कई बार पूछी गई है, वो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि अगर सपोज दैट राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी, जैसे चाहे रामनाथ कोविंद या वेंकैया नायडू, इन दोनों लोगों में से, जैसे 2019 में इलेक्शन हुआ, 5 साल के लिए हैं, 2024 तक रहेंगे, और सपोज दैट 3 साल के इलेक्शन कंप्लीट हो गया, यानी 3 साल का कार्यकाल कंप्लीट कर लिए, 5 साल में 3 साल कंप्लीट कर लिए, 19-3-22 2022 तक हो गया, लेकिन अब इनकी डेथ हो जाती है, तो क्या बचा हुआ जो कार्यकाल है यानी 2 वर्ष का, वो रिमेनिंग कार्यकाल के लिए नया कैंडिडेट चुना जाएगा, इलेक्शन होगा, या पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा बताओ। यानी बचे हुए कार्यकाल के लिए जो नया कैंडिडेट होगा, चाहे राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद के लिए, तो बचे हुए कार्यकाल के लिए चुने जाएंगे, या पूरा 5 साल के लिए चुना जाएगा बताओ। कहने इलेक्शन हो गया, बाई इलेक्शन होगा, यानी चुनाव होगा या उपचुनाव होगा बताओ। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दोनों ही पद हमारे देश में बहुत ही सम्मानीय पद हैं, ठीक है। राष्ट्रपति हमारे देश की इकाई होती है, सभी को पता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ कंट्री प्रेसिडेंट, ठीक। तो उस हिसाब से ये कहा गया है कि यहाँ इस पद के लिए किसी को जूठन नहीं दिया जाएगा। कहने के तात्पर्य ये है कि जैसे 3 साल हो गए, 2 साल बचे हैं, तो अब जो इलेक्शन हो कंप्लीट इलेक्शन है, यानी जो कैंडिडेट चुना जाएगा पूरे 5 साल के लिए चुना जाएगा। जैसे सपोज जैसे जो प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे नरेंद्र मोदी मर जाए, ठीक है, कोरोना है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कहूँ लाग सकते भैया, तो उन्होंने को लाग जाएगी वो मन नहीं आई। तो जैसे नरेंद्र मोदी मर जाए और वो बनारस से सदस्य चुनकर गए हैं, तो उनके मरने के बाद, ठीक, अब जितना भी कार्यकाल बचा है उन 5 वर्षों का, उस जैसे 2019 में बह है, 21 मर जाए तो 24 में इलेक्शन होना है, तो कितना 3 साल, तो बचे हुए 3 साल के लिए कैंडिडेट चुना जाएगा। व्यक्ति बनारस से उपचुनाव कराए जाएंगे लोकसभा के, वहाँ से तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री क्यों, क्योंकि नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य हैं, ठीक। अगर नरेंद्र मोदी लोकसभा के सदस्य नहीं होते तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते थे, क्लियर। तो इसलिए अगला कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा, जो बनारस से जीतेगा वो फिर प्रधानमंत्री बनेगा, क्लियर। तो इस हिसाब से, लेकिन वो 3 वर्ष बचे हुए कार्यकाल को पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर बचा हुआ कार्यकाल नहीं पूरा करना, यहाँ पर मर गए, या त्यागपत्र दे दिया, या अवैध निर्वाचन हो गया, या महाभियोग के किसी भी कारणवश अगर इनका पद, दोनों में से किसी भी व्यक्ति का पद खाली हो रहा है, तो कंप्लीट इलेक्शन कराया जाएगा, नॉट रिमेनिंग इलेक्शन, ठीक।
कंप्लीट इलेक्शन। ठीक, कहने का तात्पर्य है नॉट बाई इलेक्शन, इट कंप्लीट इलेक्शन, यानी उपचुनाव नहीं होगा, पूरा चुनाव हो जाएगा। क्लियर? ये चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है आगे जानना। आगे चलते हैं, कहाँ तक हुआ? 67 हुआ, 68 चलते हैं। यानी चुनाव का कार्य, चुनाव का समय क्या होगा? चुनाव का समय, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होगा वो 6 वर्ष का समय दिया जाता है। कितना? 6 वर्ष का समय होता है। 6 वर्ष नहीं, 6 माह, सॉरी। आर्टिकल 68 यानी चू यानी चुनाव का समय, चुनाव का समय, पीरियड ऑफ इलेक्शन। ठीक, जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसके लिए 6 महीने के अंदर इलेक्शन करा लिया जाए। ठीक, अगर पद किसी भी कारणवश खाली है राष्ट्रपति का, तो उस पद को भरने के लिए 6 महीने तक इलेक्शन कराए। लेकिन इनके उपराष्ट्रपति के लिए क्या है? यथाशीघ्र, यथाशीघ्र सिलेक्शन करा, यानी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक, कहने का तात्पर्य है तुरंत इलेक्शन करा लिया जाए, यथाशीघ्र, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तुरंत करा लिया जाए। तो ये चीज़ है। आ गया समझ में? अगला 69, आर्टिकल 69, यानी शपथ। अब यहाँ पर इनकी शपथ आ गई, इंग्लिश बोलते ऑथ, OATH, ऑथ मीन्स होता है शपथ। ठीक, राष्ट्रपति शपथ को दिलाई, शपथ दिलाई है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नहीं है तो राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी कैंडिडेट को वो मतलब भेजेंगे उपराष्ट्रपति पद को इलेक्शन कराने के लिए। ठीक, वैसे राष्ट्रपति ही होता है। क्लियर? एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हाँ, जितने भी देश के सम्मानित पुरस्कार हैं, पद्म विभूषण, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री इत्यादि टाइप के जितने भी पुरस्कार हैं, सम्मानित पद, इन सभी पुरस्कारों के यानी राष्ट्रीय स्तर के जितने पुरस्कार हैं, इनके जो समिति का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? उपराष्ट्रपति जी होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति। अब कौन उपराष्ट्रपति का पता ही ना हुए कौन का पता ही ना हुए कि यहाँ हमारी जिम्मेदारी है। ठीक, अगर जिनकी पकड़ होती है तो जैसे उपराष्ट्रपति से हम, जैसे इस समय भाजपा गवर्नमेंट है, भाजपा गवर्नमेंट में जैसे नरेंद्र मोदी हैं, तो नरेंद्र मोदी जी का चाहिए उसको पुरस्कार दिला सकते हैं। ठीक, तो उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाते हैं, किसमें? 69 में उपराष्ट्रपति पद की शपथ है। लेकिन उपराष्ट्रपति पद को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति जी दिलाते हैं। वेरी गुड। लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कारों की समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत रत्न किसको देना है? पद्म विभूषण किसको देना है? पद्म भूषण किसको देना है? पद्मश्री किसको देना है? वो सब कौन देगा? ये डिसाइड करेंगे उपराष्ट्रपति जी। ठीक, बाकी वो अंदर की बात है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है, आपको दिमाग सिर्फ यहीं तक लगाना है। क्लियर? आगे अब हम कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। आर्टिकल 67, वहाँ पर देखो ट्रिक के बाद एक आर्टिकल मैंने आपको समझा था, क्या था? पकाने को का 2 दशम तक, यानी वहाँ हुआ था 61 तक, और फिर मैंने 62 पढ़ाया था आपको। उसी प्रकार से 70, आर्टिकल 70 भी पढ़ लें यहाँ पर आप। आर्टिकल 70 में बताया गया है कि ऐसा कोई भी आपात स्थिति आ जाए, कोई भी ऐसी आपात स्थिति आ जाए जिसका जिक्र या उसकी वजह से राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ जाए, या उसकी वजह से राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए, सडनली कोई भी ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसके कारण राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए। ठीक, तो उस समय भी कौन पद संभालेगा? क्योंकि वहाँ पर तो बताया गया है कि अगर उनका महाभियोग लग रहा है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालिए, अगर इलेक्शन अवैध घोषित हो रहा है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद संभालिए, अगर राष्ट्रपति उल्ट जाएं यानी ऊपर चले जाएं तो उनका पद उपराष्ट्रपति संभालिए,
या फिर अगर उनका कार्यकाल पूरा हो रहा है तो कार्यकाल नहीं, महाभियोग, अवैध और त्यागपत्र दे दें तो उसके बाद उपराष्ट्रपति पद संभालेंगे। लेकिन अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति जैसे किसी फॉरेन टूर पर चले गए और वहाँ पर उन्हें किडनैप कर लिया जाए, अब यहाँ तो राष्ट्रपति पद खाली है ना, तो फिर खो के अरे भैया इलेक्शन कराओ, क्योंकि यहाँ तो बतावे नहीं कि अगर राष्ट्रपति पद खाली ये तरीके से खाली हुई तो फिर उपराष्ट्रपति पद संभालिए। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसी आपात स्थिति जिसका जिक्र राष्ट्रपति के कार्यकाल में नहीं दिया गया है, उस हिसाब से अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, ऐसी आपात स्थिति पैदा हो रही है, तब राष्ट्रपति का पद उपराष्ट्रपति ही संभालेंगे। अब जैसे राष्ट्रपति के उन्होंने नातेदारी चले जाएं, नातेदारी कौन बताइए, ससुरारी चलेंगे, जैसे ससुरारी चले गए। अब ससुरारी तो भैया भगवान राम ससुरारी चले गए हैं तो जल्दी नहीं लौटत रहे, तो यहाँ तो आम आदमी है और ससुरारी चले गए, लौट ही नहीं रहे, यहाँ पद खाली है, तो उस दौरान उपराष्ट्रपति ही पद संभालेंगे, क्योंकि इसका तो जिक्र किया नहीं गया संविधान में, ठीक, कि अगर राष्ट्रपति ससुरारी चले जाए वहाँ से जल्दी ना लौटे हैं तो पद को संभालें। या कौन ससुरारी गए वहाँ सालिन के साथ कहा पिकनिक पर चल निकल जाए, कहा पिकनिक मनाकर कहाँ चले जाएँ, फिलीपींस, थाईलैंड कहाँ पहुँच जाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कहा गया आर्टिकल 70 के तहत आपातकालीन स्थिति के दौरान जब पद खाली हो, आपात स्थिति में इमरजेंसी दौरान, तो भी कौन पद संभालेगा, उस समय उपराष्ट्रपति पद ही संभालेंगे। 70 हो गया। आर्टिकल 71 में क्या है, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों के चुनाव यानी इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाए, डिस्प्यूट यानी कोई विवाद हो जाए, तो फिर उसका निवारण कौन करेगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर इनका निवारण या इनका सॉल्यूशन सुप्रीम कोर्ट होगा, यानी इनके विवाद का निवारण कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट। और जबकि आपको बताया गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो पहले आप या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या तो हाई कोर्ट के थ्रू जा सकते थे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आप तभी जा सकते हैं जब आके फंडामेंटल राइट अर्थात मौलिक अधिकारों का खनन हो रहा हो। लेकिन फिर ये कहा गया है कि लेकिन राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बीच में कोई भी अगर वाद विवाद हो रहा है, कोई डिस्प्यूट्स हो रहा है, तो उसका सोल्यूशन, उसका सुझाव सुप्रीम कोर्ट होगा, उसका सोल्यूशन कौन देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। क्लियर। आगे कौन सा है, 72। रफ कर दो, ऊपर रफ कर दो, क्या पता न दिखता हो तो, क्योंकि यहाँ से तो समझ में आ नहीं रहा कितना दिख रहा आप लोगों को, कितना नहीं दिख रहा है ना। चलिए 71 हो गया। 72 में क्या, क्षमादान की शक्ति यानी पार्डन पावर है इनके पास, ठीक, पार्डन इंग्लिश में बोलते हैं पार्डन, क्षमा, ठीक। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति है। अगर किसी भी व्यक्ति को फांसी की सज़ा हो गई तो उसको आजीवन कारावास में तब्दील कर सकते हैं, या किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास है तो उस आजीवन कारावास को क्या कर सकते हैं, कुछ जैसे कठोर कारावास है तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर सकते हैं, या कुछ वर्षों में तब्दील कर सकते हैं। ये सारी प्रक्रिया यहाँ पर आर्टिकल 72 में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 72 में, या अनुच्छेद 72 में किस प्रकार की शक्तियों का निर्वहन राष्ट्रपति जी करते हैं, तो आप बता दें क्षमादान की शक्ति। आर्टिकल 73 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का विवरण है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार या
विवरण, विस्तार। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कार्यपालिका, हाँ, संघीय कार्यपालिका शक्ति का विस्तार आर्टिकल 73 में। अब इसके आगे अब हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सारे इंटरेस्टिंग है, लेकिन अब और भी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि यहाँ तक आपके बारे पास जानकारी कम होती है, क्योंकि यहाँ इस सब चीज़ों का कोई मतलब होता नहीं जानने के लिए, इसलिए लोग इसके बारे में कम जानना पसंद करते हैं। लेकिन अब आप प्रधानमंत्री तक लोगों को रुचि बहुत होती है, तो इसलिए वो आपको काफ़ी पसंद आएगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, और मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने के लिए, और आप समझिए, क्योंकि मैं पूरे प्रयास करता हूँ, मेरा भरसक प्रयास रहता है कि आपको चीज़ें यहीं पर तैयार हो जाएं। लिखते ही लिखते आप सिर्फ रिवाइज करते जाएं चीज़ों को, बस बहुत ही आसान तरीक़ों से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप बताइएगा कि ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं। ठीक, तो आज सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और बता दूँ, कोरोना महामारी भयावह स्थिति का रूप ले चुकी है, और भी भयावह स्थिति आने वाली है, क्योंकि बता रहे हैं कि कोरोना का पीक टाइम, अर्थात कोरोना भी चरम पर पहुँचेगा। तो इसलिए आज सभी से उम्मीद करते हैं कि सभी पे घर पे रहें, स्वस्थ रहें, अपने साथ अपनों का भी ख्याल रखें। ठीक, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।